चलो, आज की हमारी क्लास का विषय होगा शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ये थोड़ा सा ये बीच में शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। अब देखो, ऐबक के बाद प्राय आराम शाह का नाम नहीं आता है, तो इसलिए अगर आराम शाह दिया हुआ हो तब कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐबक कब तक था? 1206 से 1210 तक, और फिर 1211 से इसका शासनकाल शुरू हो जाएगा। तो 1211 से 1236 तक ये इल्तुतमिश का काल है। ठीक है, अब देखो, इल्तुतमिश के संदर्भ में हम चर्चा करें। ऐबक तो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ये है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक पूछे तब तो कौन है? ऐबक। वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है? इल्तुतमिश। ये बात ध्यान रखनी है। तो पहली बात हमें यही ध्यान रखनी है कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक, ठीक है। संस्थापक ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। अब ऐबक तो था मोहम्मद गोरी का दास, यह है ऐबक का दास, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। पहले क्या है, इल्तुतमिश बहुत सुंदर था, बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, एक आकर्षक व्यक्तित्व था, तो इसलिए उसे उसके भाइयों ने ही बेच दिया था इल्तुतमिश को, क्योंकि वो बहुत सुंदर था और बातचीत में भी ठीक था। तो घर परिवार में जो भी आते, अंकल वगैरह कोई भी, वो उसी से बात करते। तो बाकी के भाई हैं वो ईर्ष्यावश उससे जलने लग गए कि सगड़ा यूं ही क्यों बात करें, आपनों कोई क्यों को नहीं करे। तो उन्होंने एक इलाज ढूंढा कि ओ उसी ने जना बात क्यों करसी। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक दिन कोई खरीदने वाला आया हुआ था, ऐसे बाजार लगते वहाँ पर, उसको ले जाकर बेच दिया। और बेच दिया तो फिर आगे चलकर उसकी बोली लगी, तो मोहम्मद गोरी ने भी उसको खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन इतनी अधिक अगले मालिक ने इतनी कीमत निर्धारित कर दी उसकी कि उस समय गोरी उसको खरीद नहीं पाया। इसलिए गोरी ने यह कह दिया कि यह गजनी के बाजार में इसको कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि गोरी तो शासक था, इसलिए ये गजनी में नहीं बिका। तो परिणामतः इसे भारत लाया गया कि वहाँ तो अब ये बिकेगा नहीं, इसकी बोली नहीं लगेगी, तो भारत लाया गया। आपको पता होगा कि अनहिलवाड़ा का युद्ध होता है, यानी गुजरात विजय के लिए 1197 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक अनहिलवाड़ा युद्ध के बाद इसको खरीदता है, इल्तुतमिश को। तो ये किसका दास बन गया? ऐबक का, इल्तुतमिश। अब जब ऐबक का दास बन गया, आगे चलकर 1206 में खोखरों का एक विद्रोह होता है। उस विद्रोह के दमन में ये गोरी के साथ रहता है इल्तुतमिश, और बड़ी बहादुरी से कार्य करता है। तो गोरी बहुत प्रभावित होता है इससे। तब वो ऐबक को ये आदेश देता है, अपने गुलाम को ये आदेश देता है कि तू तेरे गुलाम को मुक्त कर दे। तो परिणामतः इल्तुतमिश को 1206 में ही दासता से मुक्ति मिल जाती है, यानी मालिक से पहले। भाई ये ऐबक का गुलाम था, ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली थी? 1208 में, जबकि इल्तुतमिश को दासता से मुक्ति कब मिली है? 1206 में। बात समझ आ गई यहाँ पर? यह बात ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ऐबक तो जब शासक बना था तब दास था, उसे दासता से मुक्ति नहीं मिली थी, जबकि इल्तुतमिश जब शासक बना है तो वो दासता से मुक्त है, गुलाम नहीं है शासक बनते समय, और वो अपने मालिक से भी पहले दासता से मुक्त हुआ है। तो इसके बारे में दोनों बात याद रखना। ये दास बनाया तो कब, यानी ऐबक ने इसे कब खरीदा था? ऐबक का गुलाम कब बना है? 1197 में। और इसे ऐबक ने मुक्त कब किया है? 1206 में। इसे मुक्त करवाया किसने है? मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु भी 1206 में ही होती है।
बस इसे मुक्त करवाने के थोड़े दिनों बाद ही गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना कि 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा युद्ध के बाद, अनहिलवाड़ा गुजरात, तो अनहिलवाड़ा युद्ध के बाद ऐबक ने इसे खरीदा था। किसको? इल्तुतमिश को। तो ये ऐबक का दास था, वो था गौरी का दास, ये है ऐबक का दास। ठीक है, इसे 1206 में दासता से मुक्ति मिल गई। दासता से मुक्ति, गौरी की सिफारिश पर इसे दासता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, फिर मोहम्मद इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? एक तो इससे अपनी दास था, गुलाम था। मैंने अभी आपको ये बात बताया कि आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था, कुशाग्र बुद्धि का था। तो परिणाम तय है, ऐबक ने अपनी पुत्री का इससे विवाह कर दिया, तो दामाद बन गया उसका। गुलाम भी है, दामाद भी है, और अब गुलाम जब वो शासक बना तब गुलाम दासता से मुक्त भी हो गया, और इसे बना दिया बदायूं का गवर्नर। बदायूं यूपी। तो ध्यान रखना, शासक बनते समय इल्तुतमिश किस प्रदेश का गवर्नर था? बदायूं का इख्तेदार या गवर्नर था, बदायूं का प्रशासक था। तो बदायूं का प्रशासक था, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जब बदायूं का प्रशासक था, जब ऐबक की मृत्यु हुई तो जो भारतीय अमीर हैं वो दो भागों में बट गई, दिल्ली के और लाहौर के। एक तो ये चाहते हैं कि राजधानी लाहौर रहे, एक ये चाहते हैं कि दिल्ली रहे। तो लाहौर यानी आराम शाह के समर्थक, दिल्ली यानी इल्तुतमिश के समर्थक। जो दिल्ली के अमीर हैं वो तो चाहते थे कि ऐबक का दामाद सुल्तान बने, और जो लाहौर के अमीर वो चाहते थे ऐबक का बेटा यानी आराम शाह सुल्तान बने। तो उधर उन्होंने आराम शाह को शासक बना दिया, लेकिन 8 महीने बाद ही आराम शाह के समर्थकों और इल्तुतमिश के मध्य या इल्तुतमिश के समर्थकों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे हम बोलते हैं जूद का युद्ध। उसमें आराम शाह और उसके समर्थक पराजित हुए और सुल्तान कौन बन गया? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1211 में सुल्तान बना है, ये बात ध्यान रखना है, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। अब वास्तविक संस्थापक कैसे है, इसकी हम चर्चा करें। देखो, पहली बात, ऐबक जब सुल्तान बना था तब दास था, ये सुल्तान बना तब दास नहीं है। दूसरी बात, ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इसने अपनी राजधानी, हम क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। तो इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ऐबक और आराम शाह दोनों के समय राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया है। तो अगर आपसे पूछें कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान, तो आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, अब क्या है, दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति इस्लामिक यानी कोई भी मुसलमान शासक बनता है तो उसे खलीफा से मान्यता लेनी होती। ऐबक और आराम शाह ने खलीफा से मान्यता नहीं ली थी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से, इसने 1229 में, हालांकि विलंब से ली है लेकिन खलीफा से मान्यता तो ली है, 1229 में बगदाद के खलीफा से, अल मुस्तसिर नाम था, बगदाद के खलीफा से मान्यता ली थी। खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था, यानी इस्लामिक जगत के सर्वोच्च धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। तो इसलिए इसने 1229 में खलीफा से मान्यता ली है सल्तनत की, सुल्तान की। तो ये बात ध्यान रखना, खलीफा से मान्यता लेने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। इसलिए ये दिल्ली का प्रथम वैधानिक और संप्रभु सुल्तान है। बात समझ आ रही है यहाँ पर
कि प्रथम वैधानिक, क्योंकि वो वैधानिक इसलिए कि उसने खलीफा से मान्यता नहीं ली थी उन दोनों ने, इसने खलीफा से जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है उससे मान्यता ली है। कब ली है? 1229 में। ये बात पूछ सकते, उसे तो सिर्फ दासता से मुक्ति पत्र मिला था वो 1208 में, ऐबक को तो खलीफा की मान्यता नहीं मिली थी, ली नहीं थी उसने। इसे खलीफा की मान्यता मिली है कब? 1229 में। तो इसलिए ये प्रथम वैधानिक सुल्तान है, प्रथम संप्रभु सुल्तान है। अब देखो, ऐबक के समय जो समस्याएं थी उसने उन समस्याओं को समाप्त नहीं किया, सिर्फ टाल दिया कुछ समय के लिए। जैसे यल्दोज की समस्या थी तो यल्दोज समाप्त नहीं हुआ था, उससे रिश्तेदारी करके और उसको एक बार होल्ड रख दिया था समस्या को। कुबाचा था तो कुबाचा समस्या ज्यों की त्यों थी। इसका मतलब ये समस्याएं इसके समय भी आएंगी, वो लोग इसके समय भी विरोध करेंगे, भारत को पर दावेदारी करेंगे, लेकिन ये उन समस्याओं को समाप्त कर देगा। कुबाचा और यल्दोज की समस्याओं को समाप्त कर देगा। इसलिए इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब देखो इसकी क्या क्या समस्याएं, 3 समस्याएं इसकी प्रमुख थी, तीनों के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। पहले 3 प्रमुख समस्याओं में एक अमीरों की समस्या। अमीर कौन से? एक तो मुइज़ी, मुइज़ी यानी जो मोहम्मद गोरी के समय के थे। तो मोहम्मद गोरी के समय के जो व्यक्ति थे वो एक गुलाम दास को सुल्तान स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी तो प्रभावशाली थे तो वो भी सत्ता पर दावेदारी करेंगे। तो एक तो मुइज़ी, मुइज़ी का मतलब मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी, बात समझ आ रही है? सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का ही एक नाम है। तो मुइज़ी अमीर का मतलब है मोहम्मद गोरी के समय के। एक कुतुबी अमीर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पुत्र के समर्थक अमीर, ठीक है। तो एक तो अमीरों की समस्या, कौन से अमीरों की? मुइज़ी और कुतुबी अमीरों की समस्या, यानी मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक जो अमीर हैं उनकी समस्या, एक समस्या। दूसरी यल्दोज की समस्या। यल्दोज कहाँ का शासक है? गजनी का, ठीक है। तीसरी कुबाचा की समस्या। कुबाचा कहाँ का है? सिंध और मुल्तान का। तो इन समस्याओं को ऐबक ने तो समाप्त नहीं किया था, सिर्फ टाल दिया था। ये इनको समाप्त करेगा। कैसे? देखो क्या करेगा। इनके प्रभाव को कम करने के लिए, मुइज़ी और कुतुबी अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए इल्तुतमिश ने अपना एक अमीरों का दल बनाया, अपने ही गुलामों का, और उसे कहा गया तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल। तो आपसे पूछ सकते हैं तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बात समझ आ गई यहाँ पर कि इनके प्रभाव को कम करने के लिए इसने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल। तो अभी देखो आपको दोनों चीजें पूछेंगे कि चालीसा का गठन तो किसने किया था, चालीसा को समाप्त किसने किया था? तो समाप्त तो बलबन करेगा इसको, क्योंकि बलबन इसका खुद एक सदस्य है। बलबन इस चालीसा यानी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य है। बलबन का इल्तुतमिश का गुलाम है ना बलबन, तो वो अपने गुलामों का ही एक दल बनाता है, अपने विश्वसनीय गुलामों का, ताकि वो इनको प्रत्युत्तर दे सके, इन अमीरों को। बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो इसलिए इनका प्रभाव कम करने के लिए इसने एक नया वर्ग तैयार कर लिया, अपने गुलामों का एक नया दल बना लिया। उसका नाम क्या था? तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए चालीसा दल का संस्थापक या गठनकर्ता कौन है? इल्तुतमिश। पहली बात तो ये एक समस्या समाधान हो गया। दूसरी समस्या किसकी है? यल्दोज की, गजनी की। तो यल्दोज ने जो इल्तुतमिश शासक बना तो प्रारंभ में तो इसके पास खिल्लत भेज दी कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो उस समय तो इल्तुतमिश बना ही था, इसलिए उसने सोचा कि हाँ थोड़ा सा शुरुआत में मजबूत हो जाए, तब तक इसकी बात मान लेते हैं। तो तब तक तो उसने मान ली, लेकिन जो ही ताकतवर बन गया इल्तुतमिश, इसने क्या किया?
इसको 1216 में तराइन के तीसरे युद्ध में पराजित कर दिया और बंदी बनाकर बदायूं ले आया, और बाद में बदायूं में ही उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, बताया ना मैंने आपको, तो वहीं भेज दिया, इसे वहीं कैद कर दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी कब्र बदायूं में ही है इसकी। तो यल्दौज की समस्या, अब देखो यल्दौज की समस्या बड़ी समस्या थी, क्योंकि गजनी मध्य एशिया में है। अब अगर गजनी का शासक भारत पर दावा करता है तो इसका मतलब जो गजनी को जीतेगा वो भारत को भी जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन इसने क्या किया, गजनी के इस यल्दौज को पराजित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग कर दिया। अब कोई मध्य एशिया पर गजनी पर आक्रमण करेगा तो वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे साम्राज्य के अंग नहीं हैं। बात समझ आ गई यहां पर। तो ये इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी एक प्रकार से। तो ध्यान रखना, यल्दौज को कब पराजित किया है? 1216 में। किस युद्ध में? तराइन का पहला। दूसरा युद्ध तो आपको याद है 1191-92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य। तराइन का तीसरा युद्ध ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य होता है 1216 में, और उस युद्ध में यल्दौज पराजित होता है, इल्तुतमिश की जीत होती है। तो यल्दौज की समस्या समाप्त हो गई, ठीक है। तो यल्दौज वाली समस्या समाप्त कर दी उसने, यह समस्या भी हो गई समाप्त। यह तराइन का तीसरा युद्ध है, ठीक है। अब कुबाचा की समस्या। कुबाचा पर 1228 में आक्रमण किया, और 28 में आक्रमण किया तो कुबाचा पराजित हो गया। और भयभीत कुबाचा, उसे पता था कि अगर इल्तुतमिश के हाथ लग गए तो वो तड़पा तड़पा कर मारेगा, क्योंकि इसने इल्तुतमिश को बहुत परेशान किया था। तो परिणामतः ये सिंधु नदी में डूब कर मर जाता है कि बिक हाथ आर मरा बिना तो आप इं मर जावा ज्यादा ठीक है। तो परिणामतः सिंधु नदी में डूब कर मर जाता है कौन? कुबाचा। तो इसने बस इतना ध्यान रखना, सिंध और मुल्तान को विजित, इन पर अधिकार, या इस कुबाचा को कब पराजित किया है? 1228 में। और इसी समय जब इसको पराजित कर देता है तो इस कुबाचा के दरबार में था मिन्हाज सिराज। तो वो मिन्हाज सिराज इस समय इल्तुतमिश के संरक्षण में आता है, जो पहले किसके संरक्षण में था? कुबाचा के संरक्षण में था। अब यहां से 1228 में किसके संरक्षण में आ गया? इल्तुतमिश के संरक्षण में। अब बीच में एक कहानी और बताऊं आपको, बीच की घटना इनके बीच की, कि इल्तुतमिश उस दिन अगर समझदारी का काम नहीं करता तो दिल्ली सल्तनत बनने से पहले ही बिगड़ जाती, और वो था मंगोलों का आक्रमण। हुआ नहीं, क्योंकि इसने टाल दिया उसको। भाई मंगोल दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ी समस्या थे आगे मंगोलों के आक्रमण, बड़ी संख्या में होंगे, हम चर्चा करेंगे बार बार, सभी सुल्तानों के समय मंगोलों के आक्रमणों की बात करेंगे हम। तो इसके समय भी मंगोलों का आक्रमण होने ही वाला था, और वो भी किसका? चंगेज खां का आक्रमण, जिसे खुदा का कहर कहा जाता था, ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था। तो वो तो दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर देता। लेकिन देखो क्या है कि बात है 1221 की, तो इसने क्या किया? मंगोल आक्रमण को टाल दिया। तो ये टालना का मतलब दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा कर ली इसने। देखो इन समस्याओं को समाप्त करके भी दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया है, बचा लिया इसने, और इस मंगोल आक्रमण से भी सुरक्षा करेगा कि 1221 में 1 2 2 1 12 और उल्टा 12, इस समय मंगोलों का नेता रहता है चंगेज खां। चंगेज खां, वास्तविक नाम तिमुचिन। इस चंगेज खां ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया, और ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी, वो भारत की तरफ आ गया। इसका चंगेज खां का एक नियम था, जक्का के गेल पड़ जा तो बिक ही गेल पड़तो, जिसके पीछे चल रहा है उसी के पीछे, बीच में किसी से कोई युद्ध नहीं करता, पहले उसका दमन करता। लेकिन अगर उसे किसी ने शरण दे दी, उसकी किसी ने सहायता कर दी, तो पहले सहायता वाले का इलाज करता हो। बात समझ आ रही है यहां पर?
इसका मतलब अब इस जलालुद्दीन मांगबरनी की कोई सहायता करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मांगबरनी ने क्या किया, भारतीय सीमा पर इधर सिंध और मुल्तान में आकर उससे आगे भागकर और इल्तुतमिश के पास दूत भेज दिया। दूत क्या भेज दिया कि मेरे विरुद्ध मेरे पीछे एक विधर्मी शासक पड़ा हुआ है, इसलिए उससे सुरक्षा करो, क्योंकि तुम भाई आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, आपका दायित्व है एक गैर मुसलमान से मेरी रक्षा करना। अब इल्तुतमिश क्या करे, अगर उस दिन उसे सहायता नहीं दे शरणागत को, और वो भी धर्म के नाम पर उसने शरण मांगी है, तो इस्लामिक जगत में उसका अपयश होगा। तो वो बुराई भी मोल नहीं लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, संदेश भेजा उस जलालुद्दीन मांगबरनी को कि साहब भारत की जलवायु आपके लिए उपयुक्त नहीं है, अगर आप यहां रहोगे तो आप बीमार होकर मरोगे, तो बीमार होकर मरने की बजाय तो बहादुरी से मरो उससे लड़कर, फालतू में इस्लाम का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। उस पर डोल दी वो बात समझ आ रही है यहां पर कि अगर मरना ही है तो बीमार होकर क्यों मरो। और संयोग से वो बीमार हो भी रहा था उस समय, जलवायु उसको शूट भी नहीं हो रही थी, जब बात भी की सही भी लागी। तो परिणाम तय है, अब उसको पता चल गया मांगबरनी को कि इल्तुतमिश न्याल को नहीं करे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब अपने रास्ते चलना चाहिए। तो वो अपने रास्ते लग गया, 24 तक वहां रहा हो। तो 24 तक रहा, इसका 2 फायदे हुए उसे। देखो उसको शरण ने देकर तो बचा लिया इसको, दिल्ली सल्तनत को, किसके आक्रमण से, तैमूर के आक्रमण से, सॉरी इसके चंगेज, तैमूर नाम आ गया, चंगेज खां के आक्रमण से। तो इसके आक्रमण से बचा लिया, एक तो ये बात हुई, चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। दूसरा कुब्बाचा की शक्ति, क्योंकि वो जब तक रहा मांगबरनी तब तक कुब्बाचा वाले राज्य में रहा, तो कुब्बाचा की शक्ति कमजोर हो गई। और बाद में इसने 28 में कुब्बाचा पर आक्रमण किया आगे, क्योंकि उसे पता, तब तक उसे पता था कि कुब्बाचा ताकतवर है, लेकिन अब कुब्बाचा कमजोर हो चुका था उस मांगबरनी और उस चंगेज खां के उस जाने आने के कारण। तो परिणामतः अवसर देखकर उसने उस कुब्बाचा को भी पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की चंगेज खां से भी रक्षा कर दी। कैसे रक्षा की, जलालुद्दीन मांगबरनी जो ख्वारिज्म का राजकुमार था उसको शरण ने देकर उसने चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। बस ये बात, तो इसका मतलब इन कारणों से इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने सिक्के ढालने का काम किया अरबी में। तो 175 ग्रेन के टंका का प्रचलन किया और 48 ग्रेन के जीतल का प्रचलन किया, जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किया। शुद्ध अरबी में सिक्के ढालने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये बात ध्यान रखनी है आपको। शुद्ध अरबी के सिक्के ढालने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। देखो अगर आपसे ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सिक्कों का प्रचलन करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश, लेकिन हबीबुल्लाह के अनुसार कौन था, तब ऐबक हो जाएगा, क्योंकि हबीबुल्लाह ये कह रहा है कि ऐबक ने भी दिनार और दिरहम सिक्के चलाए थे, लेकिन वो ऐबक के कोई सिक्के मिले नहीं है। इसलिए अगर आपसे सीधा ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सिक्कों का प्रचलन किया, अरबी सिक्कों का प्रचलन किया, या सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो कौन था, इल्तुतमिश था। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसने जो टंका प्रचलन किया कितने ग्रेन का था, 175 ग्रेन का, ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये 48 ग्रेन का जीतल, इसका प्रचलन किया है। अच्छा, जीतल के बारे में ये भी बात चल रही है कि एक टंके में 48 जीतल थे। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 48 ग्रेन का न होकर एक टंके में, एक टंका बराबर 48 जीतल। तो ये टंका था, ये तो चांदी का, और जीतल है वो तांबे का। टंका है वो चांदी का, जीतल है वो तांबे का। तो इसने चांदी, बस ये याद रखना आपको, चांदी का 175 ग्रेन का टंका नामक सिक्के का प्रचलन किया था और शुद्ध अरबी के सिक्के डालने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से इस बात में।
अब देखो आगे इसने खलीफा से मान्यता की बात करी ली हमने, खलीफा से मान्यता ली थी। फिर इसने क्या किया, विजयों के अभियान में 1231 में इसने ग्वालियर अभियान किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1232 में इसने ग्वालियर को जीता। उस समय ग्वालियर का शासक था मंगलदेव। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, देखो कि ग्वालियर विजय आपको याद करनी है। 1231-32, 31 में अभियान किया, 32 में जीता। शासक कौन था? मंगलदेव। क्यों? अब देखो कैसे याद रखोगे कि इल्तुतमिश का एक नियम था, जब भी किसी अभियान पर जाता तो वो अपने पुत्र या पुत्री या पुत्र को किसी एक को राजधानी का प्रशासन सौंप कर जाता, ताकि पता चले कि कौन अच्छा प्रशासक बन सकता है। तो अब की बार जब वो ग्वालियर गया तो उसने राजधानी का प्रशासन अपनी बेटी को सौंपा था, और वो बेटी कौन थी? रजिया। ग्वालियर अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश ने राजधानी का प्रशासन अपनी बेटी को सौंपा था, रजिया को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब तक जब वो अपने बेटों को शासन सौंप रहा था, उनकी बजाय कहीं अच्छा प्रशासन किया, कुशलता से दिल्ली राजधानी के शासन को संभाला था। किसने? रजिया ने। इसलिए ग्वालियर अभियान से वापस आते ही इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया अपनी बेटी रजिया को। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने उत्तराधिकारी निश्चित किया है। ठीक है, वंशानुगत उत्तराधिकारी के नियम को बनाया, और वो भी अपनी पुत्री को। किस विजय के बाद? ग्वालियर विजय के बाद। तो इसलिए इसने वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन भी किया है, क्योंकि इसके बाद में इसने उत्तराधिकारी चयन, ये बात भी ध्यान रखना, उत्तराधिकारी की नियुक्ति सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने की है। और किसको बनाया है? कि मेरे बाद मेरी बेटी सुल्तान बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी, ये बात। तो इसलिए आपको ग्वालियर विजय याद रखना, क्योंकि रजिया के संदर्भ में भी तो बात करेंगे ना कि रजिया को उत्तराधिकारी कब नियुक्त किया था? तो 1232 में। किस विजय के बाद? ग्वालियर विजय के बाद। समझ आ गई बात यहां पर? इसने उससे पहले, इस ग्वालियर विजय से पहले मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ का राणा था जैत्र सिंह, लेकिन जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में पराजित कर दिया था इसको। किसको? इल्तुतमिश को। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। ये शायद हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जब रणथंभौर वगैरह उनकी चर्चा कर रहे थे, मेवाड़ की चर्चा कर रहे थे, तब हमने चर्चा की थी वहाँ पर। ठीक है, तो भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने इसको पराजित कर दिया था। फिर इसने मालवा पर आक्रमण किया 1234 में। मालवा मध्य प्रदेश, उज्जैन, और उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। तो महाकाल मंदिर को, यानी उज्जैन नगर को लूटा और महाकाल मंदिर को तोड़ा था इल्तुतमिश ने। कब? 1234 में। ठीक है, और इसके समय में, इल्तुतमिश के समय में अवध में एक विद्रोह हुआ था, पिर्थू का विद्रोह है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, पिर्थू के विद्रोह का संबंध किस शासक से है? इल्तुतमिश से। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम विद्रोही था, शिया विद्रोह। शियाओं का नेता था पिर्थू, और इस विद्रोह के दौरान इल्तुतमिश को 1,20,000 मुसलमानों का खून बहाना पड़ा, यानी मारे गए इस विद्रोह में। तो बहुत बड़ी संख्या है भाई, आपस में शिया और सुन्नी थे तो मुसलमान ही ना। और इस विद्रोह के दौरान 1,20,000 मुस्लिम मारे जाते हैं। तो इसलिए ये विद्रोह प्राय पूछते हैं कि पिर्थू का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो किसके समय? इल्तुतमिश के समय। देखो, आपको कुछ विद्रोह हम चर्चा करेंगे जो प्रसिद्ध, जिनके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे पिर्थू का विद्रोह है, दल की मलकी का विद्रोह है, वो बलवन के समय आगे होगा, आगे चर्चा करेंगे हम। और बाकी विद्रोहों की भी चर्चा करेंगे हम, जैसे मल्लिक छज्जू का विद्रोह है ना, तो उनकी बात आएगी आगे। अच्छा, मल्लिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन हम पहले लिख चुके हैं, किस पुस्तक में मिलता है? मिफ्ताउल फतूह में। ये बात याद रखनी है आपको, इसीलिए तो वो पुस्तकें पढ़ी थी हमने, ताकि आगे जब चर्चा आए तो ये पता रहे कि ये चीज़ कहाँ है। ठीक है, चलो खैर, अब बाकी और देखते हैं कोई इल्तुतमिश के संदर्भ में अगर कोई महत्वपूर्ण बात रही है तो, जो भी बातें। हाँ, मुगल काल में तो न्याय की जंजीर का संबंध रहता है जहांगीर से।
और सल्तनत काल में न्याय की जंजीर का संबंध रहता है इल्तुतमिश से, ये बात भी। और इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं कि ये 5 बार खरीदा और बेचा गया था, इस कारण इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और वैसे भी गुलाम का गुलाम है ना, वैसे भी गुलाम का गुलाम है, ठीक है। लेकिन गुलाम का गुलाम तो आगे भी होगा, आगे हम बलबन की भी तो चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है, तो किसको, इल्तुतमिश को, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलो आगे कोई और जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हो बात देखते हैं। बस एक इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया था। इक्ता प्रथा का मतलब यह है कि अपने सेनानायक हैं उनको नगद वेतन न देकर एक भूभाग दे देता कि इस भूभाग में प्रशासन की जिम्मेदारी, उस भूभाग को क्या कहा जाता, इक्ता। मतलब कोई भी सेनापति है और उस सेनापति को क्या कर देता, एक भूभाग दे देता निश्चित, और वो भूभाग क्या कहलाता, इक्ता। अब क्या करना है, इस भूभाग में प्रशासन की जिम्मेदारी उस सेनानायक की होगी। यहां प्रशासन वो संभालेगा और यहां से कर की उगाही करेगा, अपना खर्चा जो उसका वेतन बनता है वो काट लेगा, बाकी अधिशेष है वो जमा करवा देगा राजकोष में। तो शासन भी हो गया यहाँ का, उगाही भी हो गई, उस सैनिकों को भी वेतन मिल गया और राजकोष में भी धन पहुंच गया। इस प्रथा को कहते हैं इक्ता प्रथा। बात समझ आ गई कि एक प्रकार से इक्ता प्रथा क्या है कि वैसे शाब्दिक अर्थ होता है भूभाग, और इल्तुतमिश ने अपने सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले निश्चित भूभाग देना शुरू कर दिया। उस भूभाग के प्रशासन की जिम्मेदारी और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उस इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी की होती थी, ठीक है। और वो जो भू राजस्व है, अधिशेष भू राजस्व है, वो राजकोष में जमा करवा देता था। इस प्रथा को कहा गया है इक्ता प्रथा। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा, नहीं, रजिया नहीं बनी। इसीलिए ये याद रखना है आपको, क्योंकि हमने ये पूरी बात की कि उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित कर दिया, लेकिन ज्यों ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई उसके वजीर निजामुद्दीन जुन्नेदी ने और बाकी के अमीरों ने बोले महिला को हम शासक स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। तो परिणामतः इल्तुतमिश के बेटे को बनाया, रुकनुद्दीन फिरोज को। तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश के बाद में शासक कौन बना, रुकनुद्दीन फिरोज, 1236, ठीक है। अब रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के समय में शासन की समस्त शक्तियां इसकी मां के हाथों में थी, जिसका नाम था शाह तुर्कान। एक महिला को ही तो शासक बनने नहीं देना चाहते थे, और शासन की शक्तियां एक महिला के हाथ में ही थी। किसके हाथ में, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। कुचक्री का मतलब सेना आपस कमाए न लड़ाबो भिड़ाबो, इस प्रकार से पूरी अव्यवस्था, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। अब अमीरों ने सोचा कुछ था, हो कुछ गया, अब क्या करें, पूरी स्थिति दयनीय खराब हो गई। अब क्या इस बात का फायदा, क्योंकि शासन में अव्यवस्था थी, दिल्ली की जनता परेशान थी, सारा काम सब कुछ गड़बड़ हो रखा था, इस बात का फायदा उठाया रजिया ने। शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज के समय, दोपहर की नमाज के समय रजिया दिल्ली में शाही मस्जिद में गई, दिल्ली के नागरिकों को संबोधित किया कि मेरे पिता कैसे शासक थे। बोले अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहते थे, आपको बनाना चाहते थे, रजिया को, आपको ही घोषित किया था। शासक बन कौन गया, रुकनुद्दीन फिरोज। अब शासन किसके हाथ में है, उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में। कैसा चल रहा है, बहुत खराब, बहुत खराब। तो आप खराब शासन को चलने दोगे? मेरे पिता जो आपके लिए अच्छे सुल्तान थे, उनकी इच्छा थी, तो आप उस इच्छा को पूरा करो, मैं अच्छा शासन दूंगी आपको। जनता को प्रेरित किया, और जनता ने उसी समय, ये पहला अवसर था
दिल्ली सल्तनत की प्रथम सुल्तान जिसे जनता ने बनाया है, दिल्ली की ने। अब तक देखो क्या है, अमीर या तो खुद बन रहे हैं या अमीर बना रहे हैं। जनता ने, दिल्ली की जनता ने जिसे सुल्तान बनाया है वो पहली सुल्तान है रजिया, ये बात याद रखना। और दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान वो भी कौन है, रजिया। तो दिल्ली सल्तनत की ऐसी सुल्तान, ऐसा सुल्तान या जिसे जनता ने बनाया हो तो क्या हो जाएगा, रजिया। और ऐसी सुल्तान महिला थी, वो तो पता अपने आप ही पता चल गया। तो महिला सुल्तान कौन है, एकमात्र रजिया। ठीक है, तो अब हमारा बिंदु होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक, क्या हुआ, हाँ ये 12 कर देता हूँ, 1236 से 1240 ये रजिया का काल है, याद रखना है आपको। देखो पहले ऐबक का काल 6 से 10, इल्तुतमिश का काल 11 से 36 और रजिया का काल 36 से 40। लेकिन करम में बीच में आराम सा है, और रुकनुद्दीन फिरोज भी कई बार क्या है करम पूछ लेते हैं इनका, तो उस वजह से आपको वो करम भी याद रखना है। अब देखो क्या हुआ, रजिया के समय की हम बात करें, यहाँ आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि एकदम आराम से सुनना है। रजिया सुल्तान बनी है तो पहली बात, एकमात्र ऐसी सुल्तान जो दिल्ली की जनता के सहयोग से, ठीक है, जनता के सहयोग से सुल्तान बनी है। एकमात्र सुल्तान, महिला सुल्तान, महिला सुल्तान, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इसके समय में बदायूं का इख्तिदार था। इसके समय में पहले जहां इल्तुतमिश था राजा बनने से पहले, वो बदायूं, उसका गवर्नर था एतगीन, इख्तियारुद्दीन एतगीन। और इस एतगीन को इसने, ध्यान रखना, एतगीन वैसे तो क्या था, बदायूं का गवर्नर, इसने क्या किया, उसे अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया, अमीर ए हाजिब। और कहां का गवर्नर है, बदायूं का। ये रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता था, क्योंकि रजिया सुल्तान बन गई, पुरुषों की भांति व्यवहार कर रही है, पुरुषों वाला वो कुब्बा यानी कोट, कुल्लाहा यानी टोपी वो पहन रही है, और सेम वैसे के वैसे उस प्रकार से एज ए मर्दाना उस हिसाब से रह रही है। और ये उन अमीरों को पसंद नहीं है। दूसरी बात, अमीरों ने इसे बनाया ही नहीं, इसे तो दिल्ली की जनता ने बनाया, तो ये अमीरों की कैसे चलने देगी। तो इसलिए अमीर चाहते थे अपनी कठपुतली सुल्तान, और ये अमीरों की कुणखेड़ी बन गई भाई। अब अमीर जो दिल्ली सल्तनत के, वो चाहते हैं कि हमारी चले, लेकिन रजिया किसी एक की भी चलने नहीं दे रही है। तो महिला भी है, निरंकुश शासिका भी है, अमीरों पर, यानी अमीर इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते। तो परिणामतः अमीर क्या चाहेंगे कि इसे हटाया जाए, और वो तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, और अंत में वो षड्यंत्रों में कामयाब भी होंगे, और परिणामतः रजिया का पतन भी होगा। तो अब देखो पहले रजिया के समय कौन क्या थे, ये स्थिति आपको याद रखनी है, किसने क्या किया। तो देखो क्या हुआ कि रजिया के समय षड्यंत्रकारियों का मुख्य नेता कौन है, एतगीन। एतगीन क्या था, अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का मतलब जो दरबार की व्यवस्था करे, जैसे आप बैठे हो तो आप बैठने के लिए ये सीट वगैरह, ये पूरी व्यवस्था है ना, तो वो अमीर हाजिब हैं। हाँ, अमीर हाजिब जो दरबार की संचालन की पूरी व्यवस्था करे, वो है अमीर ए हाजिब, ठीक है। तो ये पद था, और गवर्नर कहाँ का था, ये बदायूं का। फिर रजिया के समय लाहौर का गवर्नर था कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज ये लाहौर का गवर्नर था।
रजिया के समय बठिंडा का गवर्नर था मलिक अल्तूनिया। अल्तूनिया, ये थोड़ी देर बाद में आपके नाम एकदम बिल्कुल घरेलू से हो जाएंगे। फिर हाँ, अभी हो सकता है कि थोड़ा ये नाम बार बार अभी बोलूँगा मैं, अभी नाम आएगा इनका प्रसंग। फिर रजिया ने क्या किया, एक अफ्रीकी हबसी व्यक्ति था, अफ्रीकी था, एबिसीनिया का, एबिसीनिया इथोपिया, इथोपिया या एबिसीनिया का एक व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत। आप याकूत याद रखोगे, क्या नाम था, जमालुद्दीन याकूत, बस याकूत याद रख लो आप, ठीक है। इस याकूत को इसने बनाया अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का मतलब घुड़साला का प्रधान। अमीर ए आखुर का मतलब है घुड़साला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। तो ये अश्वशाला का प्रधान है। अब देखो, अब यहां क्या बात आती है कि इस व्यक्ति को पद पर बनाना क्या है, अमीर चाहते थे कि रजिया का पतन करे। कैसे करे, तो रजिया के पतन के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। षड्यंत्रकारियों का नेता कौन है, एतगीन। तो सबसे पहले तो उन्होंने कि इस रजिया को अगर हमें इसका पतन करना है तो दिल्ली के नागरिकों की नज़र में इसको गिराया जाए। तो दिल्ली के नागरिकों की नज़र में कैसे गिराया जाए, तो इसके बारे में कुछ रोड़ा अफवाह की जाए। और वो अफवाह क्या की जाए कि ये जलालुद्दीन याकूत है, ये हबसी अफ्रीकी है, तुर्क नहीं है, गैर तुर्क है। इसने क्या किया, अमीर आखुर बना दिया, इतना बड़ा पद दे दिया। तो इन दोनों के प्रेम संबंधों का उछाल दिया। वास्तविकता नहीं थी, लेकिन इसलिए ताकि लोग ये समझे कि, अब आप ये कहोगे इसमें पतन वाली कौन सी बात है, लोग आक्रोशित कैसे होंगे। अरे लोग, ये तुर्क नहीं था तो लोग क्या कहेंगे, मेमरगा आ गए। वो तुर्क थे ना, बात यहां पर, बात समझ आ रही है यहां पर भाई, सीधी सी बात यहां पर कि वो तुर्क, ये गैर तुर्क था और इसको पद दे दिया, तो इसलिए इसकी प्रतिष्ठा गिराई जा सकती है। ये बात इन्होंने इसलिए इसको बुनाया। इसलिए पूछते हैं आपसे, इसामी रजिया के पतन का कारण मानता है जलालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध। इसामी की पुस्तक कौन सी है, फतू है उस सलातीन, लिखी है शायद हमने, ठीक है। तो उस इसामी के अनुसार इस जलालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध उसके पतन का कारण था, लेकिन यह पतन का कारण नहीं था। अभी हम चर्चा करेंगे क्या कारण था। अब देखो क्या बात चलती है। इस एतगीन ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, तो ये तो इतना प्रभावी नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या सोचा कि सभी अमीरों को एकत्रित करके, सब अमीर तो परेशान हैं रजिया से, एकत्रित करके और अनायास दिल्ली पर धावा बोला जाए और उसको पराजित किया जाए। प्रयास किया, लेकिन उनको पता था कि दिल्ली की जनता उसके साथ है, इसलिए दिल्ली में उसे पराजित नहीं किया जा सकता, दिन के समय तो कम से कम। तो प्रांतीय इख्तियारों को दिल्ली से बाहर सीमा पर इकट्ठा कर लिया कि रात के समय अनायास आक्रमण करेंगे दिल्ली पर। अब रजिया को पता चल गया कि इस प्रकार से प्रांतीय इख्तियार और अमीर अपना गुट बनाकर राजधानी से बाहर एकत्रित हैं। तो रजिया ने कुछ अमीरों को बुलाया गुप्त रूप से, बुलाकर कहा, भाई क्या बात क्या है, जो बात है वो सच बताओ। तो उन अमीरों ने कहा कि आप हमारी सुनती तो हो नहीं, इसलिए हम सब एक होकर ऐसा कर रहे हैं। बोले आपको सुन भी लूंगी और आपको पद भी दे दूंगी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। क्या, जब बेटे थाला साथी बेटे ही बन जार पीटो, उनको कूटो। तो परिणामतः उनको आपस में ही लड़ा देती है रजिया। तो एतगीन समझ गया कि रजिया को दिल्ली में तो ना तो दिन में पराजित किया जा सकता, ना रात में पराजित किया जा सकता, इसे तो दिल्ली से बाहर बुलाया जाए। और दिल्ली से बाहर वो कैसे आए, कोई प्रांतीय गवर्नर, किसी प्रांत का कोई गवर्नर उसके विरुद्ध विद्रोह करे तो वो दिल्ली से बाहर आएगी। तो दिल्ली से बाहर आएगी, तो दिल्ली से बाहर आने के लिए विद्रोह कौन करे, तो सबसे पहले इसको तैयार किया लाहौर के गवर्नर को, कबीर खां अय्याज को। तो रजिया के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम प्रांतीय इख्तियार
कबीर खां अयाज था। कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का गवर्नर। इसने विद्रोह कर दिया, लाहौर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं रजिया की कोई बात नहीं मानता, मुझ पर नियंत्रण नहीं है, मैं तो खुद ही सुल्तान हूं। रजिया बड़ी तीव्र वेग से, जैसे गजनी आक्रमण करता था ना, तीव्रता से गई और इन पीठ पिटार पाछी आएगी। यानी इसके विद्रोह का इतना तीव्रता से दमन कर दिया, अमीरों को पता ही नहीं चला कि इको कड़ा इलाज कर दियो। तो इसका तो दमन कर दिया। यह पहला विद्रोह था रजिया के विरुद्ध 1240 में। तो अब 1240 में इसका तो दमन कर दिया। ये लो साहब, अब ऐतकीन समझ गया कि राजधानी से बाहर भी रजिया काबू में नहीं आएगी, दूसरा तरीका अपनाओ। तो दूसरा तरीका क्या? अब की बार अगर कोई प्रांतीय गवर्नर विद्रोह करे, यह तो तय है कि रजिया का पतन दिल्ली से बाहर होगा, दिल्ली में नहीं होगा, तो उसको दोबारा दिल्ली से बाहर बुलाया जाए। लेकिन अब की बार जो भी गवर्नर विद्रोह करेगा वो रजिया से सीधा युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वो पलायन करेगा, वो आगे भागेगा। तो रजिया ने भी कहा गेल भागनू पड़सी, और तब हम पीछे से रजिया को घेर लेंगे। अब किसको तैयार करें? बठिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को। ठीक है, तो इस अल्तूनिया को तैयार किया। अब उन्होंने इस अल्तूनिया को तैयार किया कि भाई ये विद्रोह करेगा। तो अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया, और अब की बार तय रणनीति के अनुसार इसने सीधा मुकाबला न करके और धीमे धीमे पलायन करता रहा। और रजिया पीछे से, तो रजिया को पीछे सभी अमीरों ने घेर लिया और बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर बठिंडा के किले में ही कैद कर दिया। और कैद करके इसको तो इधर कैद कर दिया, और उधर वहां बहराम शाह, इल्तुतमिश का अन्य पुत्र रजिया के भाई बहराम शाह को इस शर्त पर सुल्तान बना दिया, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे तो ही सुल्तान बनाएंगे, रजिया की तरह मनमानी नहीं करोगे। बोलो दरी को नहीं करूं मनमानी, बनाओ तो सही। तो परिणाम तय उसको सुल्तान बना दिया, उधर बहराम शाह को। अब शक्ति किनके हाथों में रहनी चाहिए? अमीरों के हाथों में। तो अमीरों में कौन है? ऐतकीन। इसलिए ऐतकीन ने एक नया पद सर्जित करवाया, नायब, जिसे नायब ममलिकात कहेंगे हम। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम नायब कौन था? ऐतकीन। अब ऐतकीन ने सबको पद देना शुरू कर दिया, जो विद्रोह में शामिल थे ना, सबको, कोई को कुछ पद, कोई को कुछ पद। लेकिन अल्तूनिया को भूल गए, इनको दियो। और सबसे ज्यादा रिस्क इसने ली थी। अल्तूनिया को उच्च पद नहीं दिया और बाकी सबको उच्च पद दे दिया। तो अल्तूनिया हताश निराश, बठिंडा का गवर्नर है, बठिंडा में ही रजिया कैद है, गया रजिया के पास। बोले रजिया, मैंने तुम्हारे विद्रोह के दमन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुझे ही कोई पद नहीं दिया। रजिया ने कहा तेरो डोली हुई हो, नहीं तुम मेरे साथ होता, मुझे बताता, मैं तुझे उच्च पद देती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मैं, अगर तुम मेरे जैसा मैं कहती हूं वैसा करोगे, मेरी सहायता करोगे और मैं सुल्तान बनूंगी, तो वो जो नायब वाला पद है वो ऐतकीन की जगह तुम्हें मिलेगा। अल्तूनिया ने कहा क्या पता तू मेरा इलाज ही कर दे सुल्तान बनते ही, पहले मुझे ही मार दे। तो रजिया ने कहा अच्छा तुम्हें मार दूं, बुलाओ काजी को, बुलाओ मौलवी साहब को बुलाओ। बुलाया, बुलाकर कहा निकाह करवा दो हम दोनों का। अल्तूनिया से ही निकाह कर लिया रजिया ने। बोले अब बताए, अब तो आप एक ही हने, अब तो आक्रमण करेंगे वहां पर, तो ध्यान रखना रजिया ने किससे विवाह किया था, किसकी पत्नी थी? अल्तूनिया की, बठिंडा के गवर्नर की। तो अब दोनों ने यहां से रवाना हुए, दोनों राजधानी के लिए, दिल्ली के लिए। लेकिन कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने, क्योंकि ये थक चुके थे, वहां आराम करने के लिए रुके,
अब भाई देखो, साई हैं तो गहने वगैरह रहेंगे इनके पास, और डाकुओं ने गहने लूटने के चक्कर में इनको मार दिया और कैथल में, और रजिया की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आप बताओ रजिया के पतन का कारण क्या था? अमीरों का षड्यंत्र सबसे मुख्य कारण अगर पूछें तो। अब इस्लामी के अनुसार पूछें तो याकूत से प्रेम संबंध, मिनहाज के अनुसार पूछें तो रजिया का महिला होना, क्योंकि मिनहाज सिराज क्या कहता है? रजिया में एक योग्य शासक के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब वो महिला होना कारण मानता है। तो मिनहाज के अनुसार तो रजिया का महिला होना उसके पतन का कारण था। इस्लामी के अनुसार याकूत से अनुचित प्रेम संबंध उसके पतन का कारण था। और वास्तविक कारण क्या था? अमीरों का षड्यंत्र या अमीरों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो ये बात रही रजिया के संदर्भ में। और अब शेष आगे वाले शासकों के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।